नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में एक प्रश्न दिया था। प्रश्न था आपका ध्वनियाँ किसकी हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन डी, आगत व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्द और शब्द के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। ठीक है दोस्तों, देखिए शब्दों के भेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। सबसे पहला है आपका बनावट के आधार पर, दूसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर, चौथा है आपका विकार के आधार पर या विकार या रूपांतर के आधार पर। ठीक है, चलिए अब हम इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं बनावट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, क्या लेते हैं? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार जो है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका रूढ़ि, दूसरा आपका यौगिक, तीसरा आपका योग रूढ़ि। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब रूढ़ि क्या होता है हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है किंतु अलग या संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखिए दोस्तों, सार्थक और निरर्थक मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा रखा है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए रूढ़ि क्या होता है। रूढ़ि आपका होता है ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, जिनका कोई अर्थ निकलता है, लेकिन अगर उनकी संधि विच्छेद कर दें या उन शब्दों को अलग अलग कर दें तो उनका कोई भी अर्थ नहीं रहता है, जैसे वो निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दे रखा है मैंने, जैसे कल है। ठीक है, कल है, जल है, थल है, कान है, काम है, हाथ है, रथ है। ठीक है, देखिए जल का भी आपका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, आपके कल का भी एक अर्थ निकल रहा है, जल का भी निकल रहा है, थल का भी निकल रहा है, कान का भी निकल रहा है, काम का भी निकल रहा है, हाथ का भी निकल रहा है और रथ का भी निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इन शब्दों को अलग अलग कर दिया, जैसे हमने क को अलग कर दिया, हमने ल को अलग कर दिया, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ज को अलग कर दिया, ला को अलग कर दिया, नहीं निकल रहा है। थ को अलग कर दिया, ल को अलग कर दिया, नहीं निकल रहा है। का को अलग कर दिया, ना को कर दिया, कोई अर्थ नहीं है। का और माँ को अलग कर दिया, कोई अर्थ नहीं है। हा और था को अलग कर दिया, कोई अर्थ नहीं है। र और थ को अलग कर दिया, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? तो रूढ़ि समझ गए ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यौगिक। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं? हमारे ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकलता है। देखो, रूढ़ि में क्या था कि रूढ़ि में अगर शब्द बना हुआ था तो उसका क्या था? उसका कोई सार्थक अर्थ था, लेकिन अगर उस शब्द को अलग अलग कर दिया तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकला। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है? इस यौगिक में क्या है? यौगिक में देखो क्या है। यौगिक में आपके सबसे पहले तो ये 2 या 2 शब्दों से ज़्यादा से मिलकर बनता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। और अगर संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि आपका और कोई दोनों का अर्थ सार्थक होता है। ठीक है, जैसे आपका हिमालय है। ठीक है, जैसा आपका हिमालय है, तो आपका हिमालय विच्छेद करेंगे हम, अलग अलग करेंगे तो हिम धन आलय होगा। ठीक है, तो हिम का अर्थ निकल रहा है। हिम का मतलब बर्फ होती है, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। शिवालय, शिव का मतलब शिव, आलय मतलब घर, शिव का घर। विद्यालय, आप जानते हैं विद्या ग्रहण करने का स्थान। ठीक है, अभ्यास या अभ्यास, विद्याभ्यास, विद्या धन अभ्यास। ठीक है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है विद्या का अभ्यास। और आपका परीक्षार्थी पूरा शब्द था आपका, इसको अलग अलग कर दिया, परीक्षा धन अर्थ ही हो गया, तो इसका अलग अर्थ निकल रहा है, इसका अलग अर्थ अलग निकल रहा है। ठीक है, शिक्षार्थी, अब शिक्षार्थी क्या होता है? शिक्षार्थी तो आप जानते ही हो, शिक्षा देने वाला। तो इसका अर्थ देखो, शिक्षा का अर्थ अलग निकल रहा है और इसका अर्थ अलग निकल रहा है। तो यहाँ तक आप समझ पाए दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़ि। क्या पढ़ते हैं? योग रूढ़ि। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों। ऐसे शब्द
जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों लेकिन उनका कोई नया अर्थ प्रकट हो जाए। ठीक है, लेकिन उनका कोई नया अर्थ प्रकट हो जाए, वो आपके योग रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल करके आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका है दशानन। ठीक है, दशानन का मतलब क्या होता है? 10 हैं जिसके आनन, अर्थात रावण। ठीक है, चक्रधर। ठीक है, चक्रधर का अर्थ क्या होता है? चक्र को धारण करता है अर्थात विष्णु। ठीक है, फिर आपका है नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। जलज, जलज का मतलब क्या होता है? जल में उत्पन्न होता है अर्थात कमल। ठीक है, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। ठीक है, ये शब्द पहले कुछ और थे और फिर इनका एक नया अर्थ निकल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? और एक इसको पहचानने की ट्रिक और है, जितने भी आपके बहुब्रीहि समास होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे आपके काय में आते हैं? योग रूढ़ि में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर भेद। अब हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति के आधार पर भेद। उत्पत्ति के आधार पर भेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। ठीक है, पहला क्या है आपका? तत्सम। दूसरा क्या है आपका? तद्भव। तीसरा क्या है आपका? तेसज। चौथा क्या है आपका? विदेशी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सबसे पहले तत्सम को लेते हैं। ठीक है, इसे समझ लेते हैं हम। ये तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखिए, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वो आपके तत्सम कहलाए जाते हैं। ठीक है, तत्सम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा भी इसे पहचानने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ। चलिए समझ लीजिए आप लोग। देखिए क्या है इसकी ट्रिक, क्या है इसे समझ लीजिए आप लोग। देखिए, जितने भी अक्षरों में आपकी परीक्षाओं में कोई शब्द दिया होगा, ठीक है, उन शब्दों में अगर छा से क्षत्रिय वाला छा है, आगे पीछे बीच में कहीं पे भी आए, आपका व आए, आपका शा आए सलजम वाला, वा से बट वाला वा आए, री आए, आपकी विसर्गें आए, आपका ये पेट फटा हुआ शौ आए, आपका सटकोट वाला, या इसके अलावा भी आपका र आए, या आपका इसके अलावा भी आपका स्र आए। ठीक है, ये इतने अगर आपके आ जाते हैं उस अक्षर में तो आप आंख बंद करके उसे तत्सम कर देना। क्या कर देना? तत्सम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे आपका आँख है तो आँख का क्या देख रखा है? अक्षी। ठीक है, आपका अक्षी है, आपका मक्षिका है, आपका वणिक है, आपका कर्पूरा है, आपका वर्ष है, आपका वंध्या है, आपका षंड है, आपका श्रृंगार है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। क्या पढ़ेंगे? तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु उनको धीरे धीरे हिंदी में प्रयुक्त कर लिया है। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन उनको धीरे धीरे हमने क्या कर लिया है? हिंदी में प्रयुक्त कर लिया है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका पुष्प है। ठीक है, क्या है आपका? पुष्प। पुष्प को हम क्या बोलते हैं? फूल। ठीक है, अग्नि है, अग्नि को क्या बोलते हैं हम? आग। हस्त है, हस्त को हमने क्या बोल दिया? हाथ। घृत है, घृत को घृत थोड़ा बोलते हैं हम, घृत को घी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा मुख है तो हम मुख को मुख थोड़ा बोलते हैं, हम मुख को मुंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा तद्भव और तत्सम। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे देशज। क्या पढ़ेंगे? देशज। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देशज शब्द आखिर होते क्या हैं। ठीक है, देशज शब्द आखिर होते क्या हैं? वे शब्द जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, कि वो कौन सी भाषा के हैं। ठीक है, या जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, बोलियों से इनका संबंध होता है। ये तो था आपका परिभाषा। ठीक है, ये तो आपकी परिभाषा टाइप की थी। अब इस परिभाषा से तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो मैं आपको अपनी सरल भाषा में समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, देशज का मतलब क्या होता है? देश और प्लस ज। ठीक है, देश का मतलब देश और जा का मतलब जन्मा हुआ। ठीक है, जिसका जन्म हमारे देश में हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म हमारे देश में हुआ हो। जैसे कि हमारा देश है, हमारा देश बहुत बड़ा है,
हमारे देश में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो कई कई क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ा की बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। तो इसका संबंध क्या है, बोलियों से है, भाषाओं से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जगह जगह के क्षेत्रों से जो निकलकर जो बोलियों से जो शब्द निकल कर आए हैं, ठीक है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज भाषा के शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज भाषा के शब्द कहते हैं। जैसे इनका किसी भी भाषाओं से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इनका बोलियों से लेना देना होता है। अब बोलियां क्या होती हैं ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगी, ठीक है। हिंदी साहित्य का विषय जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बोलियों के बारे में पढ़ाऊंगी, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आप ग्रामर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उन्हीं बोलियों में से आपके ये शब्द निकल कर आए हैं, जो मैंने कुछ आपको उदाहरण के लिए लिख दिए हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। जैसे क्या है, तेंदुआ, गड़बड़, छप छप, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा, खर्राटा, घड़घड़, खन खन इत्यादि, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विदेशी या विदेशज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, विदेशी या विदेशज। वे शब्द जो विदेशी मूल के हैं, ठीक है, वे शब्द जो विदेशी मूल के हैं किंतु हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, आपके विदेशज या विदेशी भाषा के शब्द कहलाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे देशज का मतलब क्या था, देश में जन्मा हुआ, वैसे विदेशज का मतलब क्या है, विदेशों से जन्मे हुए, ठीक है। तो क्या है कि काफ़ी प्राचीन काल में हमारा देश जो है काफ़ी समय तक विदेशियों ने हमारे यहाँ शासन किया है। कभी हमारे यहाँ मुगलों ने शासन किया, कभी हमारे यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, ऐसे कई लोगों ने हमारे यहाँ शासन किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ शासन लोग करते रहे, या हमारे यहाँ लोग बाहर से व्यापार करने के लिए भी आते हैं, आज भी आते हैं, तो हम बाहर से जो भाषाएं हमारे देश में आई हैं वो भाषाएं हमारी क्या कहलाती हैं, विदेशज या विदेशी भाषाएं कहलाती हैं, ठीक है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली विदेशी भाषा है वो है हमारी फारसी। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं वो है हमारे फारसी भाषाओं के शब्द, ठीक है। क्या है, फारसी भाषाओं के शब्द। और फारसी भाषाओं के शब्द इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि फारसी जो है वो मुग़ल काल में फारसी शिक्षा हुआ करती थी, फारसियों ने के जो शासन हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी शासन काल में फारसी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया था, ठीक है। इस वजह से हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पुरानी जो हम उठाते हैं दस्तावेज, तो उनमें हमें फारसी भाषाओं के शब्द ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे आपका उदाहरण है लेफ्टर्न, ठीक है। जैसे लालटेन हुआ करता था, लालटेन को वो इंग्लिश भाषा में बोल देते हैं लेफ्टर्न, ठीक है। बोतल को वोटल, कप्तान को कैप्टन, डॉक्टर, टिकट, क्रिकेट, प्लेटफार्म, हॉस्पिटल, ऑर्डर, दुकान, आईना, कमीना, परवाह आदि, ठीक है। क्या क्या है आपका, एक बार फिर से देख लीजिए। लेफ्टर्न, बोतल, कैप्टन, डॉक्टर, टिकट, क्रिकेट, प्लेटफार्म, हॉस्पिटल, ऑर्डर, दुकान, आईना, कमीना, परवाह आदि, ठीक है। तो ये तो थे हमारे देशज और विदेशज शब्द, ठीक है। क्या थे, हमारे देशज और विदेशज शब्द थे, हमारे काय के आधार पर थे, उत्पत्ति के आधार पर थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे अर्थ के आधार पर शब्दभेद। क्या पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर शब्दभेद। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आप हमारी वीडियो जरूर देखिएगा।